बल तथा गति के नियम भाग 1। इस वीडियो में हम बल यानी फोर्स के बारे में जानेंगे और संतुलित बल यानी बैलेंस्ड फोर्स और असंतुलित बल यानी अनबैलेंस्ड फोर्स को भी समझेंगे। कई सदियों से लोग गति के सिद्धांत को पूरी तरह समझने में असमर्थ थे। उन्हें लगता था कि किसी वस्तु की विरामावस्था ही उसकी स्वाभाविक अवस्था है। मगर गैलीलियो गैलीली और आइजैक न्यूटन जैसे वैज्ञानिकों ने इस सिद्धांत को खारिज किया और गति को समझने का बिल्कुल नया तरीका निकाला। हमने देखा है कि किसी स्थिर वस्तु में गति उत्पन्न करने के लिए या किसी गतिशील वस्तु को रोकने के लिए हमें प्रयास करना पड़ता है। एक वस्तु पर लगने वाला ये प्रयास जो इसकी गति की अवस्था या विराम अवस्था को बदल देता है, बल का एक उदाहरण है। बल वेग का परिमाण और गति की दिशा को बदल सकता है। ये एक वस्तु का आकार या आकृति भी बदल सकता है। अब हम संतुलित और असंतुलित बल के सिद्धांत को समझने की कोशिश करते हैं। इसे समझने के लिए एक आसान सा प्रयोग करते हैं। लकड़ी का एक टुकड़ा लो और इसे समतल क्षैतिज मेज पर रखो। इसके विपरीत सतहों पर एक एक धागा जोड़ो। अब अगर हम इसके धागे को खींचकर इस पर बल लगाते हैं तो तुम्हें क्या लगता है क्या होगा? अगर हम इसके बाएं धागे को खींचकर इस पर बल लगाते हैं तो पूरा लकड़ी का टुकड़ा बाईं ओर चलने लगता है। इसी प्रकार अगर हम दाईं ओर वाले धागे को खींचकर बल लगाते हैं तो पूरा लकड़ी का टुकड़ा दाईं ओर चलने लगता है। लेकिन तुम्हें क्या लगता है अगर हम दोनों धागों को एक साथ समान बल लगाकर खींचे तो क्या होगा? बिल्कुल ठीक, लकड़ी का टुकड़ा किसी ओर नहीं जाएगा। अगर इसे एक ही समय पर समान बल लगाकर विपरीत दिशाओं में खींचा जाए, परिणामी बल शून्य हो जाता है और इसलिए यह टुकड़ा नहीं खिसकता। ऐसे बल को हम संतुलित बल कहते हैं। यहां विरामावस्था में कोई परिवर्तन नहीं दिखाई देता। अब क्या होगा अगर हम दोनों धागों को असमान बल से खींचें? क्या टुकड़ा अब भी स्थिर रहेगा? इस अवस्था में टुकड़ा अधिक बल लगने वाली दिशा में खिसकने लगेगा। अगर टुकड़ा बाएं धागे की अपेक्षा दाएं धागे से अधिक बल से खींचा जाए तो दाएं धागे से लगने वाला अतिरिक्त बल टुकड़े को दाईं ओर खिसकाने लगेगा। इसी प्रकार टुकड़ा बाईं ओर खिसकेगा अगर दाईं ओर की अपेक्षा बाईं ओर के धागे में खींचने वाला बल अधिक हो। ऐसे बल को असंतुलित बल कहा जाता है। यहां जैसा कि बल संतुलित नहीं है तो टुकड़ा खिसकने लगता है। अब हम सड़क पर कार को धकेलने का दूसरा उदाहरण लेते हैं। अगर हम कार को कम बल से धक्का दें तो कार नहीं चलेगी। ऐसा हमारे धक्के के विपरीत दिशा में लगने वाले घर्षण के कारण होता है। जैसे ही कार के पहिए खुरदरी सतह के संपर्क में आते हैं तो घर्षण उत्पन्न होता है। यहां घर्षण बल धक्के से लगने वाले बल को संतुलित करता है और इसलिए कार नहीं चलती। कार को चलाने के लिए हमें घर्षण बल से अधिक बल लगाने की जरूरत होती है। इसका मतलब कार को चलाने के लिए हमें असंतुलित बल की जरूरत होती है। मगर कुछ लोग गलत समझते हैं कि असंतुलित बल का नियमित रूप से लगना किसी वस्तु को गतिशील बनाए रखता है।
सच ये है, कोई वस्तु अपनी विराम अवस्था या गति की अवस्था को नियमित रखती है अगर इस पर लगने वाले सभी बल संतुलित हो और परिणामी बाहरी बल शून्य हो। जिसका मतलब है कि विराम अवस्था या गति की अवस्था में परिवर्तन तभी दिखाई देता है जब एक असंतुलित बल लग रहा हो। असंतुलित बल के लगने के कारण ही एक स्थिर वस्तु चलना शुरू करती है और एक गतिशील वस्तु रुकने लगती है। एक असंतुलित बल एक वस्तु की गति की दिशा या चाल को बदल सकता है। बल तथा गति के नियम। भाग 2। गति का प्रथम नियम। पिछले वीडियो में हमने बल के बारे में जाना और संतुलित बल और असंतुलित बल को भी समझा। इस वीडियो में हम गति के प्रथम नियम के बारे में जानेंगे और जड़त्व यानी इनर्शिया तथा द्रव्यमान यानी मास में संबंध देखेंगे। याद करो, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि गैलीलियो गैलीली और आइजैक न्यूटन जैसे वैज्ञानिकों ने गति की पुरानी सोच को खारिज करके इसे समझने का बिल्कुल नया तरीका निकाला था। गति का प्रथम नियम कैसा आया, ये समझने के लिए गैलीलियो गैलीली द्वारा किए गए कुछ प्रयोगों पर नजर डालते हैं। गैलीलियो गैलीली को बचपन से ही गणित में बहुत रुचि थी। 1589 में अपनी निबंध की श्रेणी में गैलीलियो ने नत समतल के प्रयोग से गिरती वस्तुओं के बारे में सिद्धांत प्रस्तुत किए। 1592 में उन्हें पाडुआ विश्वविद्यालय में गणित के प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया गया, जहां उन्होंने अपनी नत समतल पर गति की पढ़ाई को जारी रखा और समझाया कि कोई वस्तु अपनी स्थिर गति से चलती रहती है अगर उस पर कोई असंतुलित बल ना लग रहा हो। गैलीलियो द्वारा किए गए एक प्रयोग पर नजर डालते हैं। उन्होंने एक कांच की गोली को नत समतल की ऊंचाई से छोड़ दिया। उन्होंने देखा कि कांच की गोली का वेग नीचे लुढ़कते समय बढ़ जाता है। पुनः उन्होंने कांच की वही गोली ली और इस बार इसे नत समतल पर चढ़ाने की कोशिश की। इस बार उन्होंने देखा कि कांच की गोली का वेग ऊपर चढ़ते समय घट जाता है। गैलीलियो ने आगे तर्क दिया कि अगर दो विपरीत ढाल वाले नत समतल साथ रखे जाएं, तो एक समतल की ऊंचाई से छोड़ी गई गोली दूसरे समतल की ऊंचाई पर चढ़ने तक ही लुढ़केगी। यदि दाएं समतल की ढाल को कम कर दिया जाए तो कांच की गोली को जिस ऊंचाई से छोड़ा गया था उसी ऊंचाई तक पहुंचने के लिए इसे कुछ ज्यादा चलना पड़ेगा। यदि ढाल को घटाकर शून्य कर दिया जाए तो कांच की गोली जिस ऊंचाई से छोड़ी गई थी उसी ऊंचाई तक पहुंचने के लिए हमेशा लुढ़कती रहेगी। इस स्थिति में गोली पर लगने वाला असंतुलित बल शून्य होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कांच की गोली की गति को परिवर्तित करने के लिए एक असंतुलित बल की जरूरत है, लेकिन गोली की गति को बनाए रखने के लिए किसी परिणामी बल की जरूरत नहीं है। यहां हमने माना कि कोई भी असंतुलित बल नहीं लग रहा है, फिर भी प्रयोग में असंतुलित बल जैसे कि घर्षण बल गोली की गति को रोकता है। आइजैक न्यूटन ने गैलीलियो के नियम को पढ़ा और गति के 3 नियम प्रस्तुत किए। इन 3 नियमों को न्यूटन की गति के नियम से जाना जाता है। गति का पहला नियम बताता है कि एक वस्तु विराम अवस्था में या एक समान सरल रेखीय गति में रहती है
जब तक कि इसकी स्थिति को परिवर्तित करने के लिए कोई असंतुलित बल ना लग रहा हो। इसका मतलब एक वस्तु इसकी वास्तविक स्थिति में रहेगी और किसी भी परिवर्तन का विरोध करेगी। जमीन पर पड़ी फुटबॉल तब तक नहीं चलेगी जब तक खिलाड़ी इसे लात ना मारे, और गोल की तरफ जा रही फुटबॉल तब तक नहीं रुकेगी जब तक दूसरा खिलाड़ी इसे ना रोके। वस्तु के विराम अवस्था या एक समान वेग से गतिमान अवस्था में रहने का गुण जड़त्व कहलाता है। इसलिए गति का प्रथम नियम जड़त्व का नियम भी कहलाता है। एक कार का उदाहरण देखते हैं। यदि ये अचानक चलना प्रारंभ कर देती है तो तुम्हारे शरीर का ऊपरी भाग पीछे की ओर जाने लगता है। ऐसा हमारे शरीर में विराम के जड़त्व के कारण होता है जो गति का विरोध करता है, और इसलिए जब कार चलना प्रारंभ करती है तो ये शरीर के ऊपरी हिस्से को आगे नहीं चलने देता, लेकिन कार के संपर्क में आने वाला शरीर का निचला हिस्सा आगे की ओर चलने लगता है। जब कोई कार अचानक मुड़ती है तो हमारा शरीर गति के जड़त्व के कारण घुमाव के दूसरी दिशा में मुड़ने लगता है, और जब गाड़ी को रोकने के लिए ब्रेक लगाए जाते हैं तो हमारा शरीर आगे की ओर जाने लगता है। ऐसा हमारे शरीर में गति के जड़त्व के कारण होता है जो गति की अवस्था में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है। इसलिए दुर्घटना से बचने के लिए सुरक्षा पेटी को पहना जाता है। सुरक्षा पेटी एक बल लगाती है जो आगे की ओर गति का विरोध करता है और इसे धीमा कर देता है। जड़त्व के प्रभाव को समझने के लिए एक और आसान सा प्रयोग करते हैं। एक ग्लास, उसके मुंह को ढकने लायक कार्ड और एक सिक्का लेते हैं। कार्ड को ग्लास के ऊपर इस प्रकार रखते हैं कि इसका पूरा मुंह ढक जाए और फिर इसके ऊपर सिक्का रख देते हैं। अब कार्ड को जितना जोर से संभव हो खींचते हैं। तुम्हें क्या लगता है, सिक्का कार्ड के साथ चला जाएगा? बिल्कुल ठीक। ऐसा हो सकता है अगर कार्ड को धीरे से खींचा जाए, लेकिन अगर तुम कार्ड को बहुत तेजी से खींचते हो तो इस पर रखा सिक्का इसके साथ चलने के बजाय लंबवत रूप से नीचे ग्लास के अंदर चला जाएगा। ऐसा सिक्के के विराम अवस्था के जड़त्व के कारण होता है जो इसकी विराम अवस्था को स्थिर रखने का प्रयास करता है जब कार्ड को खींचा जाता है। इस प्रयोग से हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि एक विराम वस्तु विराम अवस्था में रहने का प्रयास करती है। जड़त्व के कारण वस्तुएं अपनी विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। तुम्हें क्या लगता है, सभी वस्तुएं समान जड़त्व उत्पन्न करती है? कुछ उदाहरण देखते हैं। तुम एक फुटबॉल को आसानी से लात मारकर चला सकते हो, लेकिन क्या कार को भी? जबकि तुम इसे अपनी पूरी ताकत से धक्का देते हो, फिर भी ये मुश्किल से चलती है। इसी प्रकार खाली खरीदारी करने वाली गाड़ी को आसानी से चला सकते हैं, जबकि सब्जियों से भरी गाड़ी को चलाना थोड़ा मुश्किल होता है। हमें भरी गाड़ी की अपेक्षा खाली गाड़ी को चलाने के लिए कम मेहनत करनी पड़ती है। इसका मतलब कि खाली गाड़ी की अपेक्षा सब्जियों से भरी गाड़ी की चलने की प्रवृत्ति कम है।
जिसका मतलब है कि खाली गाड़ी की अपेक्षा सब्जियों से भरी गाड़ी का जड़त्व अधिक है। इस प्रकार द्रव्यमान और जड़त्व में संबंध दर्शाया जा सकता है। किसी वस्तु का जड़त्व वो प्राकृतिक गुण है जो वस्तु की विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। और वस्तु का द्रव्यमान ही उसके जड़त्व की माप है। इस वीडियो में हम गति के तृतीय नियम के बारे में जानेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा कि पहला नियम बताता है कि किस प्रकार बाहरी असंतुलित बल किसी वस्तु की गति को परिवर्तित कर देता है, और गति का दूसरा नियम बताता है कि किस प्रकार वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण से इस लगने वाले बल को मापा जा सकता है। अब न्यूटन का गति का तृतीय नियम बताता है कि जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी तत्काल एक बल लगाती है। ये दोनों बल परिमाण में बराबर लेकिन दिशा में विपरीत होते हैं। ये दोनों बल हमेशा अलग अलग वस्तुओं पर कार्यरत होते हैं, जिसका मतलब प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु पर एक बल लगाती है या प्रत्येक वस्तु एक ही बल का अनुभव करती है। गति के तृतीय नियम को ठीक से समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। माना कि एक खिलाड़ी फुटबॉल को लात मारता है। यहां एक बार लात मारने पर गेंद चलने लगती है, लेकिन फुटबॉल भी खिलाड़ी के पैर पर एक समान परिमाण वाला बल लगाती है। हम ये भी देख सकते हैं कि ये बल खिलाड़ी द्वारा लगाए गए बल के विपरीत दिशा में है। दूसरे शब्दों में, किसी भी हालत में बल अकेले कार्य करने के बजाय जोड़े में कार्य करते हैं। ये दोनों बल परिमाण में समान होते हैं और विपरीत दिशा में तथा अलग अलग वस्तुओं पर कार्यरत होते हैं। इन दोनों विपरीत बलों को सामान्यतः क्रिया यानी एक्शन तथा प्रतिक्रिया यानी रिएक्शन बल से जाना जाता है। अब गति के तृतीय नियम को और बेहतर समझने के लिए दो नए उदाहरण देखते हैं। उदाहरण 1। अब एक उड़ते हुए पक्षी का उदाहरण लेते हैं जो पंखों को फड़फड़ाकर हवा में उड़ता है। जब एक पक्षी ऊपर उड़ने के लिए अपने पंखों को नीचे की ओर फड़फड़ाता है तो इससे एक बल कार्य करता है जो हवा को नीचे की ओर ढकेलता है, जिससे एक समान तथा विपरीत बल उत्पन्न होता है जो पक्षी को ऊपर की ओर ढकेलता है, और इससे पक्षी आसमान में उड़ने लगता है। उदाहरण 2। अब नाव को चलाने का उदाहरण लेते हैं। नाव चलाते हुए पतवार को पानी में पीछे खींचने से समान तथा विपरीत दिशा में एक बल उत्पन्न होता है जो नाव को आगे चलाने में मदद करता है। इन उदाहरणों में हमने ये देखा कि समान तथा विपरीत बलों का एक जोड़ा अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करता है। इन दोनों बलों में से एक बल को क्रिया तथा दूसरे बल को प्रतिक्रिया कह सकते हैं। जैसे पहले उदाहरण में यदि पक्षी अपने पंख नीचे की ओर फड़फड़ाता है तो ये वो क्रिया है जिससे एक प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है, जिससे पक्षी को उड़ाने वाला बल उत्पन्न होता है।
इसी प्रकार दूसरे उदाहरण में क्रिया पतवार को पीछे की ओर खींच रही है और प्रतिक्रिया नाव को आगे की ओर ढकेल रही है। इससे गति के तृतीय नियम के लिए नया कथन मिलता है कि प्रत्येक क्रिया की समान तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। लेकिन हमारे लिए ये याद रखना जरूरी है कि क्रिया तथा प्रतिक्रिया बल हमेशा एक साथ अलग अलग वस्तुओं पर कार्यरत होते हैं। अपने तैरने की कोशिश का उदाहरण लो। अब यदि तुम आगे की ओर तैरना चाहते हो तो तुम क्या करोगे? हमने पिछले वीडियो में गति के द्वितीय नियम के बारे में पढ़ा, इसलिए हम जानते हैं कि त्वरण के लिए हमें बल की जरूरत होती है। लेकिन यहां तुम्हें किस दिशा में बल लगाना चाहिए? क्या इसे उस दिशा में लगाना चाहिए जिस दिशा में तैरना चाहते हो? नहीं, तुम्हें तैरने की दिशा के विपरीत दिशा में बल लगाना चाहिए। अर्थात आगे जाने के लिए तुम्हें पानी को पीछे ढकेलना चाहिए। जब तुम पानी को पीछे ढकेलते हो तो पानी तुम्हारे शरीर पर एक समान तथा विपरीत दिशा में बल लगाता है। अर्थात पानी भी तुम्हें इस प्रकार ढकेलता है कि तुम्हारा शरीर आगे की ओर चलने लगता है। यहाँ तुम्हें ये ध्यान देना चाहिए कि हालांकि क्रिया तथा प्रतिक्रिया बल परिमाण में समान होते हैं, लेकिन वे हमेशा समान परिमाण के त्वरण उत्पन्न नहीं करते। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रत्येक बल जिन अलग अलग वस्तुओं पर लगता है उनके द्रव्यमान अलग अलग होते हैं। गति के द्वितीय नियम से निकलने वाले संबंध के अनुसार F बराबर m गुना a, हम देख सकते हैं कि अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुओं पर लगने वाला समान बल अलग अलग त्वरण उत्पन्न करेगा। इस प्रकार प्रत्येक बल अलग अलग वस्तुओं पर अलग अलग त्वरण उत्पन्न करता है। इसे समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। बंदूक से गोली चलाने की अवस्था को देखते हैं। यहाँ जब गोली को छोड़ा जाता है तो बंदूक गोली पर आगे की दिशा में बल लगाती है। गति के तृतीय नियम के अनुसार गोली भी बंदूक पर समान तथा विपरीत दिशा में बल लगाती है। जिससे बंदूक पीछे की ओर प्रक्षेपित होती है। क्योंकि गोली का द्रव्यमान बंदूक के द्रव्यमान से बहुत कम होता है, इसलिए गोली का त्वरण बंदूक के त्वरण से बहुत अधिक होता है। गति के तृतीय नियम को दर्शाने का एक और उदाहरण गेंद का उछलना है। जब एक गेंद को जमीन पर फेंका जाता है तो गेंद जमीन पर नीचे की दिशा में एक बल लगाती है, जिसे क्रिया बल कहा जा सकता है। जब गेंद जमीन से टकराती है तो जमीन भी गेंद पर समान तथा विपरीत दिशा में बल लगाती है, जिसे प्रतिक्रिया बल कहा जा सकता है। यह प्रतिक्रिया बल गेंद को जमीन से उछाल देता है। इस वीडियो में हम संवेग संरक्षण यानी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में जानेंगे। संवेग संरक्षण का नियम हमें बताता है कि वस्तुओं के संवेग का
योग टकराने के पहले और टकराने के बाद समान रहता है, जबकि उन पर कोई बाहरी असंतुलित बल कार्य न कर रहा हो। इस कथन को समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। माना कि दो गेंद A तथा B हैं, जिनके द्रव्यमान क्रमशः ma तथा mb हैं और वे एक सीधी रेखा में क्रमशः ua तथा ub वेग से चल रही हैं। और माना कि उन गेंदों पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं कर रहा है। माना कि गेंद A का वेग गेंद B के वेग से ज्यादा है और कुछ समय बाद वे एक दूसरे से टकरा जाती हैं। माना कि टक्कर का समय t है और गेंद A गेंद B पर FAB बल लगाती है। इसी प्रकार गेंद B गेंद A पर FBA बल लगाती है। फिर से माना कि टक्कर के बाद गेंद A तथा गेंद B के वेग क्रमशः VA तथा VB हो जाते हैं। अब संवेग की परिभाषा से हम कह सकते हैं कि गेंद A का संवेग टक्कर के पहले और टक्कर के बाद क्रमशः MA UA और MA VA है। अब टक्कर के दौरान गेंद A के संवेग परिवर्तन की दर बराबर FAB बराबर P2A माइनस P1A बटा T बराबर MA गुना VA माइनस UA बटा T। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि टक्कर के दौरान गेंद B के संवेग परिवर्तन की दर बराबर FBA बराबर P2B माइनस P1B बटा T बराबर MB गुना VB माइनस UB बटा T। अब गति के तृतीय नियम से गेंद A से गेंद B पर लगाया गया बल FAB गेंद B से गेंद A पर लगाए गए बल FBA से परिमाण में समान तथा विपरीत दिशा में होना चाहिए। इसलिए गणित में हम लिख सकते हैं FAB बराबर माइनस FBA या MA गुना VA माइनस UA बटा T बराबर माइनस MB गुना VB माइनस UB बटा T, जिससे हमें मिलता है MA UA प्लस MB UB बराबर MA VA प्लस MB VB। अब MA UA प्लस MB UB टक्कर से पहले गेंद A और B का कुल संवेग व्यक्त करता है तथा MA VA प्लस MB VB टक्कर के बाद गेंद A और B का कुल संवेग व्यक्त करता है। पिछले समीकरण से हम देख सकते हैं कि टक्कर के पहले गेंदों का कुल संवेग और टक्कर के बाद गेंदों का कुल संवेग समान रहता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि गेंदों का कुल संवेग अपरिवर्तित और संरक्षित रहता है जब तक कि उन पर कोई बाहरी असंतुलित बल कार्य न कर रहा हो। इसलिए इस आदर्श टक्कर के प्रयोग से हम दर्शाते हैं कि दो वस्तुओं की टक्कर से पहले का कुल संवेग टक्कर के बाद के कुल संवेग के समान होता है जब तक उन पर कोई बाहरी असंतुलित बल कार्य न कर रहा हो। इसे संवेग संरक्षण का नियम कहा जाता है। इस नियम को दूसरे कथन से व्यक्त करते हैं कि दो वस्तुओं का कुल संवेग टक्कर से अपरिवर्तनीय या संरक्षित रहता है।
संवेग संरक्षण के नियम को और बेहतर समझने के लिए हम एक और उदाहरण लेते हैं। बंदूक से गोली चलने की अवस्था को देखते हैं। गोली चलने से पहले बंदूक और गोली दोनों का वेग 0 के समान होता है। बंदूक से गोली चलने के बाद ये एक निश्चित वेग से आगे की ओर चलती है। अब संवेग संरक्षण के नियम से गोली चलने से पहले इनका कुल संवेग गोली चलने के बाद के कुल संवेग के समान होना चाहिए। इसलिए बंदूक और गोली के संवेग का योग गोली चलने के बाद भी 0 होना चाहिए। अब यदि गोली आगे की दिशा में वेग प्राप्त करती है तो बंदूक को भी पीछे की दिशा में प्रतिक्षेपित होना चाहिए। जब बंदूक से गोली चलाई जाती है तब हम बंदूक को पीछे की ओर प्रतिक्षेपित होते हुए देख सकते हैं। इसलिए इस प्रयोग में हम संरक्षण के नियम का सत्यापन देख सकते हैं। संवेग संरक्षण के नियम का पालन करने वाले दूसरे कई उदाहरण हम अपने दैनिक जीवन में देख सकते हैं। ये समझना जरूरी है कि सभी संरक्षण नियम जैसे कि संवेग, ऊर्जा, कोणीय संवेग, आवेश आदि को भौतिक विज्ञान का मौलिक नियम माना जाता है। ये सभी नियम प्रायोगिक प्रेक्षणों पर आधारित हैं। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि संरक्षण नियम को सिद्ध नहीं किया जा सकता। किसी भी संरक्षण नियम के अनुकूल प्रयोग के परिणाम इस नियम को सत्यापित तो कर सकते हैं, लेकिन सिद्ध नहीं कर सकते। अगर यदि ऐसा एक भी प्रयोग होता है जिसका परिणाम इस नियम का पालन नहीं करता, तो ये इस नियम का खंडन करने के लिए काफी होगा। संवेग संरक्षण के नियम को बहुत से प्रयोगों और अवलोकन से निगमित किया गया है। ये जानना दिलचस्प होगा कि भले ही इस नियम को करीब 300 साल पहले निकाला गया था, फिर भी किसी भी अवस्था में इस नियम का खंडन नहीं देखा गया।